वीडियो रुक गई थी, मैं आपको खलील की उलझन यानी कि खलील डायलमा 10th का ये आपका टॉपिक करा रही थी। तो इससे पहले हमारी वीडियो में है वहाँ उसके आगे कराती हूँ, जब स्टोरी चल रही थी कि देश के अंदर राष्ट्रपति किस जाति का होना चाहिए, किस ग्रुप से होना चाहिए और प्रधानमंत्री किस ग्रुप से होना चाहिए। तो हम यहाँ से जो पैराग्राफ है वो मैं यहाँ से अब कराने जा रही हूँ आपको, ये वाला। ठीक है, देखिए बेटा, जो खलील था, खलील एक बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति था कि जो राजनीतिक पॉलिटिक्स को पसंद करता था, लेकिन वो मौजूदा हालात पर नहीं पहुंच पा रहा था। तो बेटा असल में वो चाहता नहीं था कि किसी भी धर्म से जोड़कर उसे पहचाना जाए। सिर्फ वो क्या चाहता था कि लेबनान के अंदर नॉर्मल डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो, जिसमें सिर्फ इलेक्शन कराए जाएं, हर किसी को इलेक्शन लड़ने की आज़ादी दी जाए और जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिले उसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चुना जाए, भले ही वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी ग्रुप का हो। लेकिन जिन जिन बड़े बुज़ुर्गों ने बेटा सिविल वॉर देखा था, तो उनका क्या कहना था कि जो आजकल की मौजूदा व्यवस्था है उसके लिए शांति ही सबसे अच्छी गारंटी है। अगर लोग किसी भी ग्रुप के लोग को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाकर चुप रहते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। तो अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई थी कि वो लोग टीवी टावर के पास पहुंच गए। कौन लोग? बेताल और विक्रम। तो वहाँ पर वो रुक सकते थे, तो बेताल ने जल्दी से कहानी ख़त्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा कि अगर आपको लेबनान जो कंट्री है उसका कानून फिर से लिखने का अधिकार दिया होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था को चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच में हुए समझौते को दोबारा से दोहराना नहीं भूला। उसने कहा कि अगर आपके दिमाग में बेताल ने विक्रम को बताया कि अगर आपके दिमाग में कोई आंसर है, उसके बाद भी अगर आप नहीं बताते हो तो आपकी बाइक जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और अगर आपने आंसर दिया तो मैं दोबारा से आपको छोड़कर उसी पेड़ पर लटक जाऊंगा जहाँ पर था। तो ये तो स्टोरी है। चलिए, पहले जब हम खुद बच्चे थे तो हम पढ़ते थे कि बेताल बोलता था अगर आंसर नहीं दिया तो हम आपका सर फोड़ देंगे, ऐसे कुछ था उसमें। तो बेटा ये स्टोरी समझाने का मतलब क्या है कि बच्चा फादर क्रिश्चियन है, मदर सुन्नी मुस्लिम है, लेकिन वहाँ पर जो राष्ट्रपति की पोस्ट है, जो कंट्री है लेबनान, वहाँ पर कहा गया है कि क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए, और जो उसकी कैपिटल है वहाँ पर कहा गया है कि सुन्नी मुसलमान नहीं होना चाहिए। तो दोनों की तरफ बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो बच्चा चाहता था कि सिर्फ एक इलेक्शन हो और डेमोक्रेसी हो और राइट टू वोट हो, उसके बेस पर वहाँ पर इलेक्शन किए जाए, उनके बेस पर गवर्नमेंट बने। अब नेक्स्ट आपके हेडिंग है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग की क्या फॉर्म्स हैं? देखिए बेटा, जो सत्ता की साझेदारी है, पावर शेयरिंग है, उसका जो विचार है वो राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं हो सकता। और लंबे समय से ये लोग मानते चले आ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की सारी पावर्स हैं वो किसी भी एक जगह पर या किसी एक इंसान के हाथ में या किसी एक ग्रुप के हाथों में रहनी चाहिए। तो इससे क्या है कि जो हाथों में होनी चाहिए, ऐसा पहले वाले लोग मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब एक ही हाथों में रहेंगी तो एक ही तरह के रूल होंगे। लेकिन जो अलग अलग सत्ता का बंटवारा पावर शेयरिंग जो की जाती है, उसकी वजह से जो फैसले लेने की जो पावर होती है वो बिखर सी जाती है। और अगर किसी को तुरंत फैसला लेना हो तो अगर कोई एक आदमी के ऊपर जिम्मेदारी है तो वो तुरंत फैसला ले लेता है, या किसी एक ग्रुप के ऊपर जिम्मेदारी हो तो वो भी फैसला ले लेता है। लेकिन जिसमें सभी लोग शामिल हैं उन्हें डिसीज़न लेना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सभी के साथ में विचार विमर्श करके डिसीज़न लेने होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये था इसमें। देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसमें हमारी सत्ता की साझेदारी के, पावर शेयरिंग के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। नंबर 1 क्या है कि जितनी भी शासन है, एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर जितने गवर्नमेंट के अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग इसके ऑर्गन्स हैं, उनमें सत्ता का बंटवारा होता है। और किसके बीच होता है? एग्जीक्यूटिव के, जुडिशरी के और लेजिस्लेटिव के बीच होता है, लेजिस्लेचर के बीच। तो इससे क्या है कि इन तीनों के बीच में होता है, तो ये अपनी मनमानी नहीं कर पाते और एक लिमिट तक अपने रूल्स को यूज़, अपने राइट को यूज़ कर पाते हैं। इससे लोगों के ऊपर इनका कानून भी बना रहता है और उनके अधिकारों की अवहेलना भी नहीं होती।
तो वहाँ पर एक कंट्रोल बना रहता है, एक जो लेवल बना रहता है सोसाइटी के अंदर, और एक शांति बनी रहती है। नेक्स्ट है नंबर 2, गवर्नमेंट के बीच में जितने भी डिफरेंट लेवल है जहाँ पर पावर शेयरिंग हुई है, अलग अलग लेवल समझते हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर जितने भी पावर शेयरिंग हुई है तो पूरे के पूरे कंट्री के लिए एक नॉर्मल गवर्नमेंट हो या फिर अलग अलग लेवल पर वो काम करे, जिससे कि पूरे के पूरे देश में एक केंद्र सरकार हो और वहाँ की जो एक क्षेत्र की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट का ध्यान रखे। जब जैसे इंडिया का है, यहाँ पर 29 स्टेट हुआ करते थे पहले, अब 28 है। तो बेटा 28 स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट है, तो हर गवर्नमेंट अपने अपने एरिया के लिए डिसीजंस खुद लेती है, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इससे शांति भी बनी रहती है और हर एक एरिया के लोगों की जो डिमांड्स है वो भी कंप्लीट हो पाती है। तो अलग अलग नामों से इस गवर्नमेंट को, जो एक स्टेट गवर्नमेंट है, पुकारा जाता है। भारत में तो हम राज्य सरकार बोलते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं है, हर देश के बंटवारे अलग अलग हैं, हर देश की गवर्नमेंट भारत की तरह नहीं है, हर देश का एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हर देश का, वो इस चीज़ को क्लियर करता है कि राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो बंटवारा है वो किस तरह का होना चाहिए। बेल्जियम में तो ये काम हुआ है, लेकिन श्रीलंका में नहीं हुआ। बेल्जियम में हुआ तो वहाँ सिविल वॉर की कंडीशंस कम हुई, शांति बनी रही, और श्रीलंका में नहीं हुआ तो श्रीलंका की शांति भंग हुई और वहाँ पर सिविल वॉर्स होते रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है जो गवर्नमेंट का सत्ता का पावर शेयरिंग का जो बंटवारा है। पावर शेयरिंग जो है वो अलग अलग कम्युनिटी में, अलग अलग ग्रुप में, जैसे कि भाषा, धर्म, इनके बीच में भी हो सकता है। अब बेल्जियम की बात ले लो बेटा, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो वहाँ का अच्छा एग्जाम्पल है। कम्युनिटी गवर्नमेंट, हर कम्युनिटी अपने अपने लिए अपने अपने लोग उसे चुनते हैं, सरकार बनाते हैं। तो इससे जो वहाँ पर वीक ग्रुप हैं, वीक कम्युनिटी, वहाँ पर उनको भी सामुदायिक फैसले लेने के अधिकार मिल जाते हैं। महिलाओं को भी, औरतों को भी इस एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट मिल जाता है। तो ये हुआ आपका नंबर 3, और अब रहता है आपका नंबर लास्ट, नंबर 4। नंबर 4 देखिएगा बेटा, मतलब नंबर 3 में ना पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। नंबर 4 में पढ़ने जा रहे हैं कि जो पावर शेयरिंग है वो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट, इनके बीच में होनी चाहिए, ये कंट्रोल कर पाते हैं। तो जिससे कि अब देखिएगा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हर पार्टी के पास अपनी पावर होती है। उसके बाद में प्रेशर ग्रुप्स हैं। ये प्रेशर ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो लोगों के सामने सत्ता के दावेदार का विकल्प रखते हैं, और प्रेशर ग्रुप जो पार्टी बन जाती है उसके ऊपर वो प्रेशर बना के रखते हैं कि वो सरकार जो बना रही है पार्टी जीतने वाली, वो लोगों के लिए, उनके हित के लिए कार्य करे। तो बेटा बारी बारी से यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किए हैं इसके पॉइंट। जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, मज़दूर हैं, हमारे वर्कर्स, तो इनके अधिकारों की रक्षा हो पाती है, और जो गवर्नमेंट है वो सभी लोगों को इसके लिए राइट्स देती है करने के लिए कि अपने रूल्स में रहते हुए अपने अधिकारों को यूज़ करो, अपने राइट्स को यूज़ करो। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट है सिटीजन्स के लिए। बाकी हर देश की सरकार ने अपने अपने सिटीजन्स के यहाँ पर अपने देश में शांति बनाए रखने के लिए बहुत कुछ किया है। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसमें पावर शेयरिंग है, बस इसमें मेन है क्या, पावर शेयरिंग, कि जो हम पावर शेयरिंग करते जा रहे हैं तो पावर शेयरिंग हमने किन किन के बीच में करनी है। तो दोबारा से एक बार रिव्यू दे देती हूँ, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल का व्यू देती हूँ, क्योंकि एक बुक के तरीके से समझाया, थोड़ा लास्ट में सुनो। देखिए 2 रीज़न है, प्रूडेंशियल और मोरल। प्रूडेंशियल में पावर शेयरिंग अच्छी है, जबकि जो मोरल है यहाँ पर पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है। प्रूडेंशियल में तो गुड है, अच्छी है, बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। जो प्रूडेंशियल लोग हैं वो पावर शेयरिंग को इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि सत्ता का बंटवारा होने से जो देश के अंदर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके ग्रुप में झगड़े नहीं बढ़ते, वो ख़त्म हो जाते हैं जब दोनों ग्रुप के अंदर पावर बांट दी जाती है, दोनों को राइट मिल जाता है।
ठीक है। और इधर क्या है बेटा, जो 2 रीजंस बताए थे ना पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, क्यों अच्छी होती है, तो प्रूडेंशियल के लिए तो गुड है, लेकिन जो मॉरल है उनके लिए तो डेमोक्रेसी की आत्मा है पावर शेयरिंग, कि जहाँ पर पावर का शेयर होता है डेमोक्रेसी वहीं पर अच्छी होती है, वहीं पर सिस्टम अच्छा होता है। उसके बाद मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बताई हैं। कितनी फॉर्म्स बताई है मैंने आपको, अभी पॉइंट में पढ़ी है 4। कितनी बताई हैं बेटा, 4 फॉर्म्स बताई हैं मैंने आपको। 4 फॉर्म्स है पावर शेयरिंग की। 4 में से नंबर 1 आपका पावर जो शेयरिंग है वो किसके बीच में, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। बस आप ये याद रखो, जो इसके आपकी बुक में जो इतने लंबे लंबे लास्ट में 4 पॉइंट दिए हैं उनको मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ। नंबर 1 तो क्या है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो पावर का शेयर है वो सरकार के अंगों के बीच में है, सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उनके बीच में। नंबर 2 पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। जो पावर शेयरिंग है वो डिफरेंट लेवल के बीच में है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लेवल हैं गवर्नमेंट के। नंबर 3 पावर शेयरिंग डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, किसके अमंग है, डिफरेंट सोशल ग्रुप। जो नंबर 3 पर पावर शेयरिंग है वो समाज के जो ग्रुप बने हुए हैं, क्रिश्चियन ग्रुप है, मुस्लिम ग्रुप है, इनके बीच में। और नंबर 4 आपका लास्ट है, नंबर 3 भी हो गया, नंबर 4 है आपका जो पावर शेयरिंग है ये आपका किसके बीच में देखा जाता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ये हटा के दिखा रही हूँ, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में देखी जाती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्रेशर ग्रुप हैं और मूवमेंट है, जो कि ये बढ़ती हुई पावर को कंट्रोल में करके रखते हैं कि कोई पावर का मिसयूज़ ना कर सके। तो ये यहाँ तक आपका पूरा हुआ है बेटा चैप्टर। तो आज हमने ये कर लिया। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोगों की अपनी अपनी बुक्स हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। सबसे बेस्ट 10th क्लास में अगर हम गाइड की हेल्प लेते हैं तो हमें इजी होता है फॉर्मेशन करने क्वेश्चन आंसर्स की। चलिए आज तक के लिए बस इतना ही बच्चे, अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। ओके बाय गाइस।